हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ चल रही है उसमें एक नए टॉपिक के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है आपका पार्लियामेंट्री एक्ट, यानी जो संसदीय अधिनियम बनाए जाते हैं हमारे संसद के द्वारा। जितने भी एक्ट बनाए जाते हैं उनमें मूल मूल रूप से अगर देखा जाए तो जो इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके ज़्यादातर जो ईयर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वहाँ से यूपी पीसीएस में अक्सर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर एक्ट देखिए उनके ईयर को मैच कराने की कोशिश करता है। ओके, तो ये जितना भी ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये ज़्यादातर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेस पे होगा। ओके, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे संविधान में जो एक्ट पास होते हैं हमारी पार्लियामेंट के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, उसमें जितना आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखेंगे वही आपको यहाँ एक सवाल के रूप में देखने को मिलेगा। ओके, इसमें ज़्यादातर समझने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। इस पर्टिकुलर सवाल के मतलब टॉपिक की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको समझने की चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे ज़्यादातर आपको ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मोस्टली आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हम लोग सवाल को सॉल्व करने के दौरान देखेंगे कि कौन कौन सा पर्टिकुलर सवाल यहाँ से आया हुआ है और कौन कौन सा आपको अभी भी ये भविष्य में आने के चांसेस हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग सारे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जो आज के टॉपिक का पहला सवाल है हम लोग उसकी तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द फॉलोइंग। कहने का मतलब इसके ये है कि भारत की जो संसद है उसको निम्नलिखित यानी जो 3 स्टेटमेंट दे रखा है उनमें से किसके लिए कानून बनाने का अधिकार है। ओके, तो हमारे देश में सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे देश में जो भी कानून बनाया जाता है वो हमारी भारतीय संसद के द्वारा बनाया जाता है। संविधान के जो प्रोविज़न्स हैं उनके मद्देनज़र यानी उनको मुख्य रूप से अपने माइंड में रख करके हमारी जो संसद है वो हमारे देश में जो भी कानून बनाती है वो बेसिकली हमारे पूरे देश के लिए या हमारे देश के किसी भूभाग के लिए लागू होता है। डिपेंड करता है वो किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर एक्ट या अधिनियम या कानून को बनाया गया है। ओके, तो सवाल बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो भारतीय संसद है वो जो है उसको कानून बनाने का अधिकार जो है इन तीनों स्टेटमेंट में से किस किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो पहला कंडीशन आपको दे रखा है कि यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, यानी कहने का मतलब है कि क्या यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ के लिए जो भारतीय संसद है वो अपना कानून बना सकती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अलावा टेरिटरी ऑप्शन स्टेटमेंट 2 कह रहा है टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी जो भारत का भूभाग है क्या उसके लिए हमारी संसद कानून को बना सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो टेरिटरी है वो हमारे भारत का ही भाग्य है। जब वो यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ के लिए बना सकती है तो वो किसी क्षेत्र के लिए भी तो बना ही सकती है ना। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है कि इंडियन सब्जेक्ट रेजिडेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज सिचुएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब इसके ये है कि भारत में रहने वाले जो नागरिक हैं और उनकी जो संपत्ति है चाहे वो दुनिया में कहीं भी स्थित हो तो बेसिकली उसके लिए क्या यह कानून बना सकता है हमारी संविधान। तो बिल्कुल ये माफ़ कीजिएगा हमारा पार्लियामेंट यानी हमारी संसद। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है कि जो हमारा संविधान हमारा जो संसद है इंडियन पार्लियामेंट है उसके पास कानून बनाने के अधिकार के लिए कई क्षेत्र आप देख पाएंगे, जैसे कि भारत का संघ हो गया यानी यूनियन के लिए वो बना सकता है। इसके अलावा वो टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी भारत का भूभाग के लिए बना सकता है। इसके अलावा वो भारत में रहने वाले नागरिक और उनकी संपत्ति जो दुनिया में कहीं भी स्थित हो उसके लिए भी हमारी जो संसद है वो कानून बना सकती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ओके, यानी जितना भी यहाँ पे पॉइंट दे रखा है सभी के लिए हमारे जो संसद है भारतीय पार्लियामेंट है इंडियन पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि इन विच ईयर वॉज प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट फर्स्ट इनेक्टेड। इनेक्टेड का मतलब होता है अधिनियमित, यानी किस वर्ष वो आप कह लीजिए कि लागू हुआ। कौन सा एक्ट पूछ रहा है? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। तो सवाल ये बहुत ही फैक्चुअल नेचर का है। मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में ही बता दिया था कि यहाँ पे मोस्टली टॉपिक आपको फैक्चुअल नेचर को ही देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था। तो ये बेसिकली देखा जाए तो 1954 में ये लागू हुआ था। ओके, इनैक्ट ये 1954 में हुआ था एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो। अधिनियमित कहने का मतलब है कि अधिनियमित ये 1954 में हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछे कि लागू कब हुआ था तो लागू ये हुआ था 1 जून 1955 से। ओके,
1 जून 1955 से ये जो एक्ट है फूड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ये लागू हुआ था। 1 जून 1955 से लागू हुआ था। और ये अधिनियमित यानी ये कब इनैक्ट हुआ था, तो ये 1954 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, उम्मीद करते हैं ये फैक्चुअल पॉइंट है, आपको इसमें बहुत कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और ये ज़्यादातर जो है आप एक मेरी रिक्वेस्ट होगी, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसे जो भी फैक्चुअल पॉइंट होते हैं ना, उनको आप एक समरी के फॉर्म में अभी से अगर बनाते चलेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसलिए होगा क्योंकि अगर आपके पास ये फैक्चुअल पॉइंट बने हुए हैं, तो अगर ये सवाल कभी इनके वापस रिपीट होते हैं, अगर 2025 का PCS का पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर सवाल आपको रिपीटेड यानी PYQs के बेस पे मिले थे। काफ़ी पेपर लेंदी था, बस फ़र्क इतना था। अदरवाइज मैक्सिमम जो पेपर थे वो मोर देन 70-80% के आसपास अगर देखेंगे तो वो PYQs बेस्ड थे। यानी अगर आप पहले से PYQs आपको आता था तो सारे सवाल, सारे तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि मोस्ट ऑफ द सवाल आप सॉल्व करने के लिए एलिजिबल होते। ओके, यानी ज़्यादातर सवाल आप बना जाते उसमें से। तो कहने का मतलब यही है कि जो ऐसे फैक्चुअल पॉइंट हैं ये आप किसी A4 सीट में एक पॉइंटर फॉर्म में लिखते चलिए, क्योंकि अगर ये सवाल वापस रिपीट हो तो आपसे मिस ना हो पाए। मेरे कहने का मेन मतलब यही है, क्योंकि अभी जो ये सीरीज चल रही है ये काफ़ी समय पहले, क्योंकि आपको पता होगा कि कैलेंडर आ रखा है और अगला जो प्री होगा वो 6 दिसंबर को होने वाला है, 6 दिसंबर 2026 को। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है। आप प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों को एक साथ लेके कवर कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप इसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे भी चलते रहेंगे ना, तब भी आप ज़्यादातर आप देखेंगे सिलेबस आपका लास्ट मोमेंट तक कवर हो जाएगा। आप अभी मेनली अगर देखा जाए तो फोकस करिए आप मेंस के पेपर पे। जितना भी मैं सीरीज में ये आपको सवाल कराते जा रहा हूँ, एक बार सुनिए और उसको जो फैक्चुअल पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आए कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिखते चलिए एक A4 साइज़ में, एक समरी के रूप में। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। सवाल ये कहना चाह रहा है, पहला क्या कह रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज यानी हिंदू विवाह अधिनियम, ये 1955 में हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये इसी समय इनैक्ट हुआ था, इसी समय ये लागू हुआ था। ऑप्शन बी कह रहा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये 1956 में इनैक्ट हुआ था। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज़ इन अर्बन एरियाज। अगर ये सवाल आपको बिल्कुल नहीं आ रहा था, अगर आपको सिर्फ 73rd और 74th ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, सिर्फ इतना भी पता होता तो ये सवाल आप बना ले जाते। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे दे रखा है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और नीचे दे रखा है इन अर्बन एरियाज़। अगर आपको मैं बता दूं कि अर्बन एरिया की अगर बात किया जाए तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया से संबंधित जो पॉइंट था वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है, ना कि 73rd में। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 73rd जो है वो रूरल एरिया से संबंधित है, रूरल एरिया से, ग्रामीण परिवेश से ये संबंधित है, न कि अर्बन एरिया से। अर्बन एरिया से 74th वाला संबंधित है, जो कि म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में बात करता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको देखने को मिलेगा, सती प्रिवेंशन एक्ट यानी सती रोकथाम अधिनियम, ये 1987 में अधिनियमित या लागू किया गया था या इनएक्टेड किया गया था। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट मिले हैं, इसमें से आप अगर चाहेंगे तो 3 पॉइंट एक समरी के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला ये कि हिंदू मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था, दूसरा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट कब पारित हुआ, तीसरा है सती प्रिवेंशन एक्ट कब पारित हुआ। ये तीनों करेक्ट हैं और ये तीनों आप A4 साइज़ के नोट्स में अपने अगर लिख लेंगे तो ये भविष्य में ये रिपीट होने के चांसेज होते हैं। कभी कभी ये सवाल हिस्ट्री में भी मैच कराने को दे देता है, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये सवाल आपको मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जो फैक्चुअल पॉइंट है उसको आप एक समरी के फॉर्म में लिखते चलेंगे तो लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मैच लिस्ट 1
एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की ही बात कर रहा है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अगर इंडियन आर्म्स एक्ट की बात करें, ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी कई बार ये सवाल पूछ रखा है, तो ये 1878 में इनैक्ट किया गया था। ओके। रॉयल टाइटल एक्ट की अगर बात करें तो ये 1876 में ये इनैक्ट किया गया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट की बात करें तो ये 1861 में इनैक्ट किया गया था। और इंडियन डाइवोर्स एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये 1869 में इनैक्ट किया गया था, लागू किया गया था। तो एक एक करके मैच करा लेते हैं। पहला क्या है? इंडियन आर्म्स एक्ट। इंडियन आर्म्स एक्ट कब होता है? 1878 में। तो इसका ऑप्शन एक दो से अगर हम मैच कराएं तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यानी बी और सी आपका आंसर चला गया। फिर रॉयल टाइटल एक्ट की अगर बात करें, रॉयल टाइटल एक्ट, तो ये 1876 में है। तो बी को अगर हम एक से मैच करा देते हैं तो आपका आंसर डायरेक्ट आपके सामने दिख जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके। इसलिए मैं आपको बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फैक्चुअल पॉइंट को एक साइड लिखते चलिए। ओके। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कहने का मतलब है कि द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। ओके। कहने का मतलब ये है इस सवाल का कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ वही आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये भी एक तरीके का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही है। तो ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके। और जो ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, यह भारत की संसद द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए इनैक्ट किया गया था, अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। ओके। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल एक्ट। या इनमें से कह रहा है कि निम्नलिखित जो चार ऑप्शन दे रखा है उनमें से कौन सा सामाजिक कार्य नहीं है। तो पहला कह रहा है मीसा एक्ट, दूसरा कह रहा है एंटी डाउरी एक्ट, तीसरा कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, चौथा कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। तो पहले हम लोग मीसा एक्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लेते हैं। मीसा एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो मेंटेनेंस, जस्ट अ मिनट इसको थोड़ा क्लियर लिख दूँ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसी का फुल फॉर्म क्या है? मीसा। शॉर्टकट मीशा है। इसी का फुल फॉर्म क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो मीसा एक्ट है यह अधिनियम आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव के लिए अधिनियमित किया गया है। ओके। तो मीसा एक्ट देखा जाए तो एक तरीके का सोशल एक्ट नहीं है, क्योंकि पूछा क्या है इनमें से कौन सा सोशल एक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह एक तरीके का सोशल एक्ट नहीं है, यह एक तरीके का इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है। ओके। जो कि हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने की बात करता है, आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव की बात करता है। ओके। तो मीसा एक्ट जो है ये इनैक्ट कब हुआ था, मैं यहाँ पे आपको डेट दिख दे रहा हूँ। इनैक्टेड इन 1971। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, इसको रिपील कर दिया गया था आगे चल करके। रिपील मतलब इसको निरस्त कर दिया गया था, इसको ख़त्म कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 1977 में इसको इनैक्ट किया गया था 1971 में, और इसको रिपील कर दिया गया था 1977 में। रिपील का मतलब हो गया निरस्त कर देना। ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मीसा एक्ट जो है वो सोशल एक्ट नहीं है। बाकी जो तीनों एक्ट हैं, एंटी डाउरी एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट हो गया, या प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट हो गया, ये तीनों जो हैं एक तरीके का क्या है? सोशल एक्ट है। लेकिन मीसा एक्ट क्या है? एक तरीके का इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट से संबंधित है, ना कि सोशल एक्ट से संबंधित है। ओके। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि व्हेन वाज द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इनैक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, इसी को अगर हम लोग हिंदी में देखें तो वो कहता है आपराधिक जनजाति अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ था। तो ये बहुत ही फैक्चुअल सवाल है। आप इसको एक वन लाइनर शीट में अपने इसको लिख लीजिएगा। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है ये 1971 में लागू हुआ था।
माफ़ कीजिएगा 1871 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है वो पहली बार लागू हुआ था। इसे पहली बार भारत में अगर देखा जाए तो 1871 में लागू किया गया था और भारत के उत्तरी भाग में लागू किया गया था। आगे चल करके यानी बाद में बंगाल क्षेत्र तक इसको विस्तारित किया गया था। किसको? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को। क्योंकि ये उत्तरी भारत में इसलिए लागू किया गया था कि उत्तरी भारत में आप देखेंगे ज़्यादातर पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया में ट्राइब्स बहुत ज़्यादा निवास करते हैं। यही रीज़न है कि ये सबसे पहले भारत में लागू किया गया और भारत के उत्तरी भागों में लागू किया गया। आप नदर्न इंडिया की बात करेंगे तो जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब क्या है? एक तरीके का पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे ट्राइब्स बहुत ज़्यादा निवास करते हैं। ओके, तो ये 1871 में पहली बार लागू किया गया था। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यानी इसी को अगर हम लोग देखें तो शॉर्ट में आरटीआई एक्ट बोलते हैं, जो कि बड़ा ही पॉपुलर है। ओके, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है कि द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन, यानी कहने का मतलब इसके ये है कि संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो सिर्फ आप इतना ही नहीं जानिए कि भारत की स्वीकृति इसको कब प्राप्त हुई थी, इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी इसे हिंदी में हम लोग सूचना का अधिकार बोलते हैं और शॉर्टकट में इसे आरटीआई एक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, ये 2005 में आया था। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 2005 में ही हुआ था और इसके 3 पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको 11 मई 2005 को लोकसभा के द्वारा इसको पारित किया गया था। लोकसभा में शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। इसके अलावा इसको 12 मई 2005 को राज्यसभा के द्वारा इसको पारित कर दिया गया था। इसके अलावा इस पर राष्ट्रपति महोदय जो है अपना एसेंट कब दिए थे, तो 15 जून 2005 को इस पे प्रेसिडेंट एसेंट मिल गया था, प्रेसिडेंट एसेंट। और ये आगे चल कर के लागू कब हुआ था, तो ये 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हो गया था। ओके, लागू हुआ था, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, लागू हुआ था। और जब ये लागू हुआ था तो उस समय हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति महोदय कौन थे, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इन्हीं की राष्ट्रपति टेन्योर में ही आरटीआई एक्ट को पास किया गया था, पारित कर दिया गया था। तो और आरटीआई इन्फॉर्मेशन यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई से संबंधित सवाल क्या पूछा है कि इनको प्रेसिडेंट का एसेंट कब प्राप्त हुआ था, तो 15 जून 2005 को प्राप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जून 2005 को। 11 मई को लोकसभा में पारित हो गया था, 12 मई को राज्यसभा में पारित हो गया था, 15 जून को राष्ट्रपति महोदय यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब इसको एसेंट दे दिए थे और ये हमारे देश में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। एक पॉइंट यहाँ पे और आप जानते रहिएगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक तरीके का लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। इसके साथ साथ लीगल राइट के साथ साथ यह एक तरीके का फंडामेंटल राइट भी है, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कई केसों में इस बात को कह रखा है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में इसकी बात कही गई है। ओके, और इसका नाम क्या है या इसका टाइटल क्या है आर्टिकल जिसमें ये मेंशन किया गया, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। ओके, तो इतना पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। बाकी सवाल जितने भी आएंगे अभी आरटीआई एक्ट से मैं आगे आपको बताता चलूँगा और आप इसको सॉल्व करने के कंडीशन में आप अपने आप को पाएंगे। तो ये बेसिकली आरटीआई एक्ट जो है ये एक तरीके का लीगल या आप कह लीजिए कि फंडामेंटल राइट है। ओके, दोनों तरीके का है, अब डिपेंड करता है कि सवाल आपसे किस तरीके का पूछा है। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ यानी आरटीआई इज़ अ फंडामेंटल राइट, अ लीगल राइट, बोथ या नीदर। तो अभी मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट एक तरीके का लीगल राइट है और ये आर्टिकल
19 क्लॉज 1 में फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक फंडामेंटल राइट भी माना हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आरटीआई एक्ट की बात अगर किया जा रहा है तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आरटीआई एक्ट आखिर काम क्या करता है, इसका काम क्या है। तो अगर देखा जाए तो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके द्वारा सरकारी सूचनाओं के लिए किए गए अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य बनाता है ये। और ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि एक तरीके का लीगल राइट है, यानी कानूनी अधिकार है। अगर इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए, यानी आरटीआई एक्ट के प्राथमिक उद्देश्य की बात किया जाए, तो ये नागरिकों को सशक्त बनाते हैं, यानी पावरफुल बनाते हैं, क्योंकि वो इस आरटीआई एक्ट के थ्रू सरकार के किसी भी काम के प्रोसेस या हर चीज़ की मतलब किसी भी पॉइंट को वो निकलवा सकते हैं। अगर ये देखा जाए कि सरकार के कामकाज में ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। आरटीआई एक्ट जो है वो भ्रष्टाचार यानी करप्शन को कम करने का काम करते हैं या रोकते हैं, और ये हमारी डेमोक्रेटिक या हमारे डेमोक्रेसी को वास्तविक अर्थों में जनता के लिए काम करने योग्य बनाते हैं। ओके, इतना पॉइंट होता है मेन देखा जाए अगर इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की, प्राथमिक उद्देश्य की। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णय में उल्लेख किया था कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई भी शामिल है। हालांकि आरटीआई अगर देखा जाए वास्तविक रूप से तो ये हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, इसे बाद में ऐड किया गया है, और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि इसे एक फंडामेंटल राइट के रूप में माना गया है। तो ये फंडामेंटल राइट भी है और लीगल राइट है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपके सामने किस तरीके का आ रहा है। जैसा ऑप्शन आएगा उसी तरीके से आपको आंसर देना है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आरटीआई एक्ट 2005 एंड सेलेक्ट वन विच हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर आर इज स्पेशली एग्जाम्प्टेड। कहने का मतलब इसकी ये है कि आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के संबंध में जो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से एक का चयन करें जो इस अधिनियम में शामिल नहीं है या विशेष रूप से छूट दी गई है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज़ नॉट अप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन विल हैव टू गिव रीज़न फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन, यानी इसका मतलब है कि सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना मांगने के कारण बताने होंगे। ऑप्शन सी कह रहा है कि रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी इसको यानी मुख्य सूचना आयुक्त जिसे हम लोग CIC बोलते हैं, उनको पद से हटाने की बात करता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज़ अर्लियर। कहने का मतलब है कि प्रत्येक सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो सबसे पहले हम लोग आरटीआई इन्फॉर्मेशन एक्ट के कुछ बेसिक पॉइंट को समझते हैं। और ये सवाल वैसे बहुत सही है, लेकिन ये 2006 में पूछा गया है, उस समय जब ये आया था। लेकिन आज का सिनेरियो अगर देखा जाए, उस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए, जब सवाल पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद आज का सिनेरियो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सवाल बेसिकली यही पूछा है ना कि आरटीआई एक्ट 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से एक का चयन करें जो इस अधिनियम में शामिल नहीं है और जिसे विशेष रूप से छूट दी गई है। तो पहला क्या कह रहा है, इट इज़ नॉट अप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी जब ये सवाल पूछा गया था 2006 में, तो उस समय जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लगा हुआ था, तो ये उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर देखें तो ये जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 वहाँ से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है 2019 में, और आज जम्मू कश्मीर को स्टेट ना होके 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया। तो आज के सिनेरियो में ये आपका करेक्ट नहीं होगा, लेकिन उस समय जब ये सवाल पूछा गया था तो उस समय ये स्टेटमेंट करेक्ट था। पूछा क्या है, कौन सा इसमें से बेसिकली नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन विल हैव टू गिव रीजन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन, यानी इसके हिंदी रूपांतरण में अगर हम लोग देखें तो ये कहना चाह रहा है कि सूचना के लिए बेसिकली अनुरोध करने वाला जो आवेदक होगा उसको सूचना मांगने के कारण बताने होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो भी इंसान सूचना का अनुरोध करने वाले आवेदक होते हैं, बेसिकली आपको अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप ही को एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, आपको किसी सरकार के काम के प्रति अगर देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आप सूचना का अनुरोध करने वाले आवेदक हो गए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि उनको अपना सूचना मांगने के कारण बताने होंगे, ऐसा नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि सूचना का अनुरोध जो करने वाला आवेदक होगा उसको सूचना का अनुरोध करने के लिए कोई कारण या कोई अन्य व्यक्तिगत यानी पर्सनल डिटेल्स देने की आवश्यकता नहीं होगी।
होगी सिवाय उन विवरणों के जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो। कहने का मतलब है कि जब आप आवेदक बन के कोई चीज़ आरटीआई फाइल करेंगे तो आपको उस बेसिक ज़रूरतों को ही इन्फॉर्मेशन देना होगा सरकार के लिए, जो आपको बुलाने के लिए आपके आपसे संपर्क करने के लिए उनको ज़रूरत पड़े, जैसे फ़ोन नंबर हो गया, आपका एड्रेस हो गया, ऐसी चीज़ों का जिससे वो आपसे संपर्क कर पाएँ, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को आपको देना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे फुलफ़िल नहीं करना है। यही रीज़न है कि ये आपका रॉन्ग हो जाएगा ये, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता उस समय जब ये सवाल पूछा गया था। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो इसमें कई ऑप्शन ऐसे हो जाएंगे जो गलत हो जाएंगे। ओके, तो आपका पहला वाला उस समय सही था, लेकिन आज के कंडीशन में ये भी गलत है तो ये भी गलत है, ये और बी दोनों गलत हो गए। और ऑप्शन सी एंड डी देखा जाए तो ये दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आज के सिनेरियो में अगर एक लीगल सवाल के रूप में देखा जाए तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, क्योंकि पूछा क्या है कि कौन सा इसमें से स्पेशली एग्जाम्प्टेड है, तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आज के समय में सही है। तो इसका अगर आप आंसर मानना चाहेंगे तो ए या बी दोनों में से कोई एक मान सकते हैं। और वैसे अगर लीगल तरीके से देखा जाए तो ये सवाल आपका गलत हो जाएगा, लेकिन उस सिनेरियो जब ये सवाल पूछा गया था तो उस कंडीशन में देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके कुछ और सवाल बचे हुए हैं, उनको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रखा है, आपको पता होगा अगर पिछले 2-3 लेक्चर से आप देख रहे हैं तो मैं ज़्यादा समय तक बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जो बचे हुए सवाल हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।